यूपी की कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट का मामला, दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुए हैं। विवेचना और पैरवी करने वाले होंगे सम्मानित। कोर्ट ने तारिक और अख्तर को ठहराया था दोषी। 23 नवंबर 2007 को कचहरियों में हुआ था ब्लास्ट। लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ। दोनों आरोपियों को 27 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे और फिर इस 27 तारीख को कितना बड़ा दिन माना जाए? जीनत, देखिए 23 नवंबर 2007 का दिन था जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की कचहरी में। हालांकि लखनऊ में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन फैजाबाद और वाराणसी को मिला लें तो 15 लोगों की मौत हुई थी। और इस हमले की जिम्मेदारी आईएम ने, इंडियन मुजाहिदीन ने खुद ली थी और हुजी का इसमें समर्थन था। तो आईएम और हुजी के आतंकियों ने मिलकर ये विस्फोट किया था और इसमें गिरफ्तारी हुई थी कई लोगों की, जिसमें तारिक खाजमी और मोहम्मद अख्तर को कल दोषी करार दिया गया है। स्पेशल कोर्ट कल यहाँ जेल में लगी थी बबीता रानी की। बबीता रानी ने इन दोनों आरोपियों को दोषी पाया है इसकी साजिश रचने में और यहाँ पर विस्फोटक प्लांट करने में, विस्फोट करने में और देश के खिलाफ जंग छेड़ने की धाराओं में इनको दोषी पा लिया गया है। 27 अगस्त को इन दोनों की सजा का ऐलान हो जाएगा। तो वो समय था नवंबर 2007 का जब सिलसिलेवार धमाके से उत्तर प्रदेश दहला था। अब आज करीब 11 साल बाद इसमें इंसाफ हुआ है और 2 आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। अब हमें इंतजार करना होगा कि इनका क्वांटम कितना होता है, क्या टर्म इनको कितने की सजा मिलती है। ऋषभ, इसमें सम्मानित करने का भी जिक्र हो रहा है, उस बारे में भी जानना चाहेंगे। जी देखिए, डीजीपी ओपी सिंह ने एक पहल की है। उनका ये कहना है कि जो इसमें प्रोसिक्यूटिंग अफसर हैं, जो सरकारी अभियोजक थे, उनको हम सम्मानित करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की है कोर्ट में। साथ ही जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एक एडिशनल एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि जब भी इस तरह के कई मामले आते हैं जहां पर कोर्ट के अंदर बहुत प्रभावी पैरवी की जरूरत हो जाती है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, 11 साल पुराना मामला है। अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के वकील अच्छी पैरवी ना करते तो शायद अभी भी ये मामला लंबा खिंच सकता था। हालांकि कल रात को जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ एक बैठक की है मुख्यमंत्री ने, उसमें भी इस बात की डिमांड की गई है कि एटीएस के लिए अलग कोर्ट मिले ताकि आतंकवादी गतिविधियों में जो भी आरोपी गिरफ्तार होते हैं उनका जल्द से जल्द कन्विक्शन किया जा सके। जी ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीकेटी बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी और उनके समर्थकों की गुंडई सामने आई है। गुरुवार को अस्थि कलश विसर्जन के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय बवाल का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन विधायक और उसके समर्थकों ने हाथापाई करके आरोपी अभय को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। विधायक और उनके समर्थकों के आगे लखनऊ पुलिस लाचार नजर आई। सवाल तो उठेंगे ही कि क्या शुचिता की बात करने वाली बीजेपी अपने विधायक पर एक्शन लेगी, जिन्होंने कानून हाथ में लेकर तोड़फोड़ के फरार आरोपी को छुड़ा लिया। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही कि एक आरोपी फरार है, बजाय कि उसको पुलिस को सौंपने के उसको छुड़ा लिया जाता है अपने विधायकी का रौब दिखाकर। तो क्या जो शुचिता की बातें बीजेपी करती है वो एक्शन लेगी या नहीं लेगी? सबसे गंभीर सवाल तो यही खड़ा होता है। एक तरफ आप सम्मान की बातें करते हैं, दूसरी तरफ गुंडई को भी आप सपोर्ट करते हैं। उधर बदायूं में गैंगरेप पीड़िता के सुसाइड करने का मामला मीडिया की सुर्खियों बनने के बाद आईजी डी के ठाकुर ने पीड़िता के गांव का दौरा किया। घटना को लेकर हंगामा मचने के बाद अब पुलिस के अधिकारी भी बयान बदल रहे हैं। कल तक जिस केस में जिले के एसपी रेप की पुष्टि न होने की बातें कह रहे थे, वहीं आज आईजी डी के ठाकुर ने सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी रेप की पुष्टि की बात कही। आईजी ने कहा है कि मृतका का पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाए और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
रिपोर्ट आपने सुना होगा, लेकिन मैंने देखा, मैंने पढ़ा है, आज पढ़ा है। मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पे जो चोटें हैं वो प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं है और कुछ चोटें आई हैं, सिंपल इंजरी आई हैं। तो जो एफआईआर में उन्होंने लिखा है उनके साथ मारपीट की, हो सकता है एफआईआर के साथ मारपीट की, उसके साथ चोटें आई है। तो जो भी आई उसके और भी जैसे सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट भी आएगी, सारे रिपोर्ट्स का आकलन कर लिया जाएगा, उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने भी रेप के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दिया है। जनरली जितनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ओपिनियन देते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एफआईआर लिखाया गया है, लड़की का बयान है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और काफी। और अब आपको सुनवाते हैं बदायूं के एसएसपी ने क्या कुछ कहा था रेप की पुष्टि पर। ये परसों 21 तारीख को मूसाजल थाने पे एक रेप का केस लिखा गया था। इसमें जो अभियुक्त उसको कल जेल भेज दिया गया था और इसका लड़की का मेडिकल भी करा दिया गया था। आज सूचना मिली है कि लड़की ने इसमें सुसाइड कर लिया है अपने घर पर। लड़की के घर वालों ने पीड़ित के घर वालों ने ये लिख करके दिया है कि उसने सुसाइड कर लिया है और उसके कारणों की पता किया जा रहा है। इसमें मेडिकल बोर्ड से इसका पीएम कराया जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। उसमें एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने नियम कराया था और इसमें अब तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें लड़की का मेडिकल जो कराया गया था उसमें मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, कोई उसके पार्ट्स में कहीं कोई चोट नहीं है। उधर नोएडा में रिटायर्ड कर्नल को फंसाने वाले एडीएम को शासन ने सस्पेंड कर दिया। एडीएम मुजफ्फरनगर हरीशचंद्र को निलंबित किया गया है। न्यूज 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से चला रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। नोएडा में एडीएम और रिटायर्ड कर्नल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अवैध निर्माण को लेकर एडीएम और कर्नल के बीच तनातनी चल रही थी। करीब एक हफ्ते पहले एडीएम और उसके गवर्नर ने कर्नल से पिटाई की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। एडीएम ने अपने रसूख के बल पर छेड़छाड़ के मुकदमे में कर्नल को जेल भिजवा दिया था। अब इसी मामले में सच्चाई सामने आने के बाद एडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। तो एडीएम और कर्नल का जो विवाद है उसमें मुख्य वजह अवैध निर्माण था। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मामला शुरुआत में सामने आया, स्टेप बाय स्टेप जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती गई तो मामला बदलता गया और खास तौर से एडीएम का जो पूरा किरदार था वो सवालों के घेरे में रहा। न्यूज 18 इस खबर पर शुरुआत से ही जो है नजर रखे हुआ था।